बच्चों कैसे हो? केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम बायोलॉजी के टॉपिक में यानी ये क्लास 10th में भी है और 12th में भी है डार्विनवाद। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल से लगाकर इंटर तक आगे भी आपको मिलेगा और इससे कई क्वेश्चन कंपटीशन और नीट के एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इंपॉर्टेंट है, अदर कंपटीशन में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है? डार्विनवाद। ठीक है, कल हमने पढ़ा था लैमार्कवाद। अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में जाइए, वीडियोज में आपका लैमार्कवाद पढ़ा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, या सर्च कर दीजिए लैमार्कवाद, आगे बोल दीजिएगा केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डार्विनवाद की। तो डार्विनवाद का सिद्धांत क्या कहता है? सब इनका पहले पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कल हमने आपको बताया था लैमार्कवाद में इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। आज हम डार्विन की बात कर रहे हैं तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और इनकी बुक कौन सी है? प्रकृति वर्ण द्वारा जीव की उत्पत्ति। वर्ण का मतलब होता है चयन, चुनाव, चयन, सिलेक्शन। प्रकृति वर्ण द्वारा जीव की उत्पत्ति इनकी बुक में डार्विनवाद को अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो पहली चीज इनका नाम याद रखिएगा। वहां उनकी कौन सी बुक थी? लैमार्क की। लैमार्क की बुक थी फिलॉसफी जूलॉजी, और ये कैसी बुक है? प्रकृति वर्ण द्वारा जीव की उत्पत्ति। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन में इसमें इन्होंने डार्विनवाद को अच्छी तरीके से समझाया है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ तथ्य इन्होंने दिए। इन्होंने बताया, क्या तथ्य दिया? पहला तथ्य दिया संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। देखिए इनका कहना है डार्विन का कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता भी होती है। बिल्कुल बात सही है, इनका भी कहना है, हमारा भी कहना है, आप लोगों का भी कहना है। प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। एक आपको बता दें, ये जो भाई देखिए अब होता क्या है, अगर आपने देखिए बाहर मत देखिए, आप केवल अपने सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो सराउंडिंग में ही आप देख लीजिए कि एक डॉग है, डॉग का फीमेल है, उस फीमेल से कितने बच्चे होते हैं? क्या सभी जीवित रहते हैं? नहीं, सभी जीवित नहीं रहते हैं। आप देखते हैं या तो किसी न किसी जीव के शिकार हो जाते हैं, या तो आजकल हुए तो जाड़े की वजह से मर जाएंगे, या बीमारी की वजह से मर जाएंगे, या भोजन को लेके मर जाएंगे। तो प्रकृति क्या करती है? अपना संतुलन बना के रखती है। अगर एक डॉग के फीमेल से 7-8 बच्चे होंगे, इस तरह अगर 5-6 होंगे, इस तरह पूरे एरिया में, पूरे मोहल्ले में डॉग के ही बच्चे होंगे। तो प्रकृति देखिए संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो ज्यादा है, मगर रहने की और खाने की जगह और खाने की चीजें निश्चित हैं। तो इससे क्या होता है? उनके बीच संघर्ष होता है। ये जो संघर्ष है, इसी वजह से प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। तो मेरी बात समझिएगा, प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही कॉपी में नोट करिएगा। प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। अगर हम बात कर लें एक स्कैरिस की, तो एक स्कैरिस आपके पेट में यहाँ पे पाया जाता है। ये 2,70,00,000 अंडे दे देती है। बाप रे बाप, 2,70,00,000 इतने अंडे आपको दे देती है आपके उसमें। अगर ये अंडे समझ लीजिए पूरे जीवित रह जाएंगे तो प्रकृति में पूरी पृथ्वी किससे ढक जाएगी? स्कैरिस के अंडों से ढक जाएगी। फिर कितने स्कैरिस हो जाएंगे? तो सभी जीवित नहीं रहते हैं। इसी तरह एक हाथी का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, हाथी जो होता है, हाथी का एक जोड़ा अपने जीवन काल में 750 वर्षों में 2 करोड़ हाथी पैदा कर देता है। ठीक है, एक मतलब उससे एक हाथी के जोड़े से जो परिवार बढ़ा, फिर उससे परिवार बढ़ा, फिर उससे, इस तरह 750 वर्षों में 2 करोड़ हाथी हो जाएंगे। कुछ सोचिए, एक हाथी के जोड़े से 2 करोड़ हाथी हो रहे हैं, कितने हाथी के जोड़े होंगे, कितने बच्चे हो जाएंगे? ठीक, पूरी पृथ्वी हाथियों से ढक जाएगी। इसीलिए प्रकृति, मैंने कहा प्रकृति अपना क्या करती है? संतुलन बना के रखती है किसी ना किसी कारण से, चाहे वो भोजन को लेके हो, या किसी आवास को लेके हो, या किसी तरह से हो, सभी जीवित नहीं रहते हैं।
तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आई हो आपको कि संतान में मतलब प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु आवास, भोजन, जल को लेके ये संघर्ष करते हैं और सभी जीवित नहीं रहते। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीवन संघर्ष हेडिंग डाल लेते हैं। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? जीवन संघर्ष। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीवन संघर्ष 3 प्रकार से होता है। एक होता है अंतःजातीय, दूसरा होता है अंतरजातीय संघर्ष और तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष। यानी मेरा कहने का मतलब है ये जीवन संघर्ष देखिए क्या होता है, प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो ज्यादा है, परंतु आवास, भोजन ये सब नियत है, इसलिए जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो संघर्ष बढ़ जाता है, और संघर्ष बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये संघर्ष कई तरह से होता है। एक ही जाति के सदस्यों के बीच, अंतःजाति का मतलब संघर्ष क्या है, एक ही जाति के सदस्यों के बीच, शेर शेर के बीच, कुत्ते कुत्ते के बीच, गाय गाय के बीच, ये संघर्ष जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच होता है तो ये कहलाता है अंतःजातीय जीवन संघर्ष। ठीक है। अब अंतरजाति क्या होता है? अब अंतःजाति का थोड़ा और उदाहरण समझ लीजिए। अंतःजाति में मान लीजिए एक कुत्ते का एरिया, एक डॉग का एरिया है, उस एरिया में धोखे से दूसरा डॉग आ जाता है तो वो तब तक उसे भोगता है जब तक कि उसे वो भगा नहीं देता है। या ये समझ लीजिए आपने रोटी डाली, 2 कुत्ते हैं तो पहले क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी और जो कुत्ता डर जाएगा वो धीमे से अपनी पूंछ को अंदर की ओर दाबेगा और पीछे की ओर हटेगा, और जो कुत्ता उसको डरवा रहा है, आक्रामक व्यवहार बना रहा है, वो मुंह बनाएगा बड़ा अजीब सा, तो इसलिए करेगा क्योंकि वो उसको डरवा रहा है, वो विजयी होगा, वही उसी भोजन का हकदार होगा। या ऐसे समझ लीजिए एक फीमेल है, 2 डॉग मेल है, पहले दोनों के बीच युद्ध होगा, जो जीतेगा वही उस डॉग के साथ अपने परिवार को आगे फीमेल के साथ बढ़ाएगा। तो ये भोजन को लेके हो सकता है, स्थान को लेके हो सकता है, और प्रजनन को लेके हो सकता है। इस तरह का संघर्ष ये एक ही जाति के सदस्यों के बीच भी हो सकता है, अलग अलग जातियों के बीच भी हो सकता है। अंतर जाति का मतलब है अलग अलग जातियों के बीच जीवन संघर्ष। जैसे आप देखते होंगे डॉग के क्षेत्र में दूसरी गाय भैंस आ जाती है तो उसको तब तक भोगता रहता है जब तक उसको भगा नहीं देता है। वातावरणीय क्या होता है? वातावरणीय जीवन संघर्ष में जैसे इस समय क्या चल रहा है, कोल्ड है, विंटर का सीजन है, तो इसमें जाड़ा है कि नहीं है? जाड़ा है तो आप जाड़े के हिसाब से मैंने टोपा और ये देखिए सब बिल्कुल वेल मेंटेन है, इस हिसाब से चेंज कर लिया। अभी बरसात होगी तो बरसात के हिसाब से ढलेंगे, जाड़ा गर्मी होगी गर्मी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, भूकंप आएगा तो भूकंप के हिसाब से चेंज होंगे, बाढ़ आएगी तो बाढ़ के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जिस तरह का मौसम चलेगा उसी हिसाब से हम लोग अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालेंगे। वातावरण हमारे अनुसार नहीं ढलेगा, हम वातावरण के अनुसार ढलेंगे। ये भी एक प्रकार का क्या है, संघर्ष है। फिर इसके बाद और भी पॉइंट है। इसके बाद डार्विन ने एक उदाहरण बताया जिराफ का, बताया कि पहले जो जिराफ होते थे वो हिरन की तरह, और एक लंबी गर्दन वाले जिराफ और एक हिरन की तरह, दोनों तरह के जिराफ पाए जाते थे। और ये जिराफ कहाँ रहते थे? अफ्रीका के हरे भरे मैदान में रहते थे। अब अफ्रीका का हरा भरा मैदान, वहाँ एकदम से क्या हुआ, उत्परिवर्तन हो गया, अचानक वहाँ परिवर्तन हो गया। हरा भरा मैदान, बड़े बड़े मतलब जो घास थे वो सब सूख गए, केवल ऊंचे पेड़ों की पत्तियां, वो भी कांटेदार बची। छोटी गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को नहीं खा पाए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। केवल लंबी गर्दन वाले ही जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खा पाए, जो कि आज भी वो देखने को जीवित है और आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये लैमार्क का जिराफ का उदाहरण हो गया। इसके बाद उनकी आलोचना भी हुई, ठीक है। आलोचना में एक नोबल करके है वैज्ञानिक, सिडविक करके वैज्ञानिक है, इन्होंने कड़ी आलोचना करी और बताया कि लैमार्क कभी उत्परिवर्तन के बारे में नहीं बता पाए, यानी अचानक परिवर्तन क्यों हो जाते हैं इसके बारे में नहीं बता पाए। लैमार्क ने कभी भी ये नहीं बताया कि ये आपका क्या जी, एक मिनट, लैमार्क ने कभी आपको संयोजक कड़ी के बारे में नहीं बताया।
ठीक है, कि हम एक दूसरे से संयोजक कड़ियाँ जुड़ी होती है, इसके बारे में बताया। और भी आलोचना करी, ठीक है, इस तरह की 2 आलोचनाओं को आप समझिए। तो यहाँ पर डार्विन का पूरा टॉपिक इस तरह खत्म हो जाता है। आई होप मुझे पता है आपको सब समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। कल हम लाइव क्लास हाई स्कूल की चलाने वाले हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो कल हम आपको स्टैनले मिलर का प्रयोग पढ़ाएंगे। लाइव क्लास में आइएगा जरूर। समय होगा आपका 10 o'clock, 10 बजे लाइव क्लास चलेगी यूट्यूब में, हमारे चैनल में KSN केमिस्ट्री क्लासेज में। आप लाइव क्लास में जरूर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।